वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS पेंटिंग जो आपका पेपर अप्रैल 2023 में आया था उसके बारे में बात। ये आपकी जो बुक है वही है, ठीक है। और पेंटिंग आपका सब्जेक्ट रहा है इसमें। तो ये जो आपकी बुक है इसमें से 30 नंबर का आपका फाइनल में पेपर आएगा। और अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस थे वो आपके फाइनल में आए थे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये पेपर है आपका 2023 में जो अप्रैल में आया था और उसके ये क्वेश्चंस हैं। और ये जो आपका पेपर है ये 30 नंबर का होगा और इनके जो अंक हैं वो इनके सामने मैंने लिख दिए हैं, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है आज मैं पेंटिंग की फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ। इसके साथ साथ जो है इसके पार्ट्स में आएंगे सारी की सारी वीडियो आपका अप्रैल का, और अप्रैल का कंप्लीट होने के बाद में अक्टूबर का जो पेपर है इसी 2023 का वो भी डालूंगी। तो अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लेने हैं तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके जाओगे ताकि जो आपकी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। जो पेपर आया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो है मेरे पास क्वेश्चन पेपर मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस थे वो मैंने डायरेक्ट यहाँ उतार दिए हैं। तो आप इसी में से देख लेना क्योंकि ये फाइनल पेपर में जो आपका हुआ था लास्ट ईयर उसी में से आया हुआ है। पहले देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है। काफी बच्चों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछते रहते हैं कि मैम पेपर कैसा आएगा, क्या करना होगा, क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि पेपर कैसा आएगा। आपका जो पेपर है वो इस तरीके से ही आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा जो 1 नंबर का आएगा और उसको आपने सोल्व करना है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे आप सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, होयसल कला का सामान्य परिचय दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो इसका परिचय आपने देना है, 1 नंबर में आएगा। और पार्ट कौन सा है? दूसरा, ठीक है। साथ साथ मैंने इसमें पार्ट भी लिखे हुए हैं ताकि आप जब इस चैप्टर को खोलो देखो तो आपको ये भी पता चल जाए कि कौन से चैप्टर में से ये क्वेश्चन लिया गया है। पता नहीं हमारी बुक से है भी या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक से ही है जो, और इसके आंसर है वो भी मैंने आपकी बुक से ही किए हुए हैं, कहीं बाहर से मैंने कोई भी आंसर इसका नहीं उतारा। तो पार्ट 2 का ये आंसर है और इसमें क्या कहा गया है, होयसल कला का सामान्य परिचय दीजिए। होयसल युग में मंदिर वास्तुकला बहुत प्रचलित थी, ठीक है। विस्तृत मंदिर वास्तुकला में आंतरिक सजावट की थी। दक्षिण के एक प्रसिद्ध राजवंश के नाम के आधार पर होयसल शैली का नाम पड़ा, ठीक है। अभी मैं आपको ये समझा देती हूँ क्या था। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, होयसल कला से आप क्या समझते हो? तो सिंपल सी बात है, होयसल जो थी ना कला, एक राजवंशी जो राजा थे ना उनके नाम पे इनका नाम पड़ा है। सबसे पहले ये बात याद रखना कि राजवंश के नाम जो राजा थे उनके नाम के आधार पर होय शैली का नाम पड़ा है, ठीक है। ये जो कला है ये एक राजा का नाम है। क्लियर हो गया। दूसरा इसमें क्या बताया था, सिंपल सी बात है, उस टाइम के जो राजा थे, जो राजवंश के जो राजा होते थे वो मंदिर वगैरह बहुत बनवाते थे, ठीक है। तो मंदिर और वास्तुकला, वास्तुकला मतलब चीजों को, जैसे मंदिर का द्वार किधर की साइड होना चाहिए, मंदिर की जो मूर्त है वो कहाँ रखनी चाहिए, तो वो सारा सिस्टम समझाते हैं, उसको वास्तुकला कहते हैं, ठीक है। तो एक तो मंदिर और दूसरा उसकी सजावट की कौन सी चीज कहाँ किस साइड में होनी चाहिए, तो उस मंदिर में वो सब चीजें रखी गई थी। बस सिंपल सी बात है, होयसल राजा का नाम था जिसके नाम पे कला बनी, और मंदिरों की सजावट और साथ में उसमें वास्तुकला जो थी उसकी सजावट उसमें रखी जाती थी। इतनी आसान है स्टूडेंट, ये इसको बहुत अच्छे से करके जाओगे। कभी भी जो आपका पेंटिंग का सब्जेक्ट है उसको टफ नहीं मानोगे कि ये हमें समझ नहीं आ रहा। सिंपल सी चीज है, राजा का नाम है, मंदिरों की सजावट है, और मंदिरों की सजावट के साथ साथ उसमें वास्तुकला का भी ध्यान दिया गया है। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके साथ हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, अभी ये भी देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, उपयोगितावादी लोक कला को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, पार्ट 4 में से इसको लिया गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी ये क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके अक्टूबर के उसमें जो एग्ज़ाम आया था उसमें भी सेम वही पूछा गया है। मैं साथ साथ आपको बताती रहूँगी कि कौन कौन से एग्जाम जो में मतलब जो क्वेश्चन आए थे वो सेम पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये उपयोगितावादी लोक कला को परिभाषित कीजिए पार्ट 4 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का है। लेकिन आप कहोगे कि मैम ये तो 1 नंबर का है, आपने काफ़ी बड़ा लिख दिया। स्टूडेंट, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बड़ा लिखा है, इसको आप छोटा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर वाला बताया उसकी 4 लाइनें थी, बट मैंने आपको बताया कि सिंपल बात है, होयसल एक राजा का नाम था और मंदिरों का निर्माण करवाया था उसमें, उस कला के अंदर, और उसमें वास्तुकला का भी ध्यान दिया था। बस इतनी बात लिखनी है, वो क्लियर हो गया।
उपयोगितावादी लोक कला में क्या करना है वो देखते हैं। ग्रामीण समाज की कला तथा शिल्प कौशल की वस्तुओं की आवश्यकताएं स्थानीय कलाकारों तथा शिल्पकारों द्वारा पूरी होती हैं, जिसमें उपयोगितावादी लोक कला एक है। लकड़ी पर सजावटी खुदाई, सुई डोरों की कढ़ाई, डालियां बनाना तथा मिट्टी के बर्तन बनाना आदि मूल रूप से उपयोगितावादी लोक कलाएं हैं। देखो कितनी अच्छे से इन्होंने इस क्वेश्चन को समझा दिया, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। उपयोगिता, उपयोगिता होती क्या है पहले आप मुझे ये बताओ। उपयोग, ठीक है, कि ऐसी कला जो उपयोग में आ सके, सिर्फ सजावट का काम नहीं करे बल्कि इसको उपयोग में लाया जा सके। और लोक कला का मतलब होता है लोगों द्वारा जो बनाई जाती है, ठीक है, जो लोक में प्रसिद्ध होती है, ठीक है, तो वो वाली कला को लोक कला कहते हैं। अब उसकी उपयोगिता कैसी हुई, कहते हैं ग्रामीण समाज की कला। अब ग्रामीण समाज में कौन कौन सी कलाएं होती हैं, गांव में आप कभी गए होंगे, आपने देखा होगा कौन सी कला होती है। शिल्प कौशल की वस्तुओं की आवश्यकताएं स्थानीय कलाकारों तथा शिल्पकारों द्वारा पूरी होती है, ठीक है, कि संसार में जो भी इंसान है या कोई अपना मतलब कोई भी चीज़ यूज करते हैं तो उन वस्तुओं को यूज करते हैं अलग मानव, तो कहते हैं उनमें शिल्प कौशल। जैसे मान लो एक कुम्हारी लगा लो आप, अगर वो बर्तन बना रहा है तो वो किसके लिए बना रहा है, सब तो बर्तन बना ही नहीं सकते, तो वो जिसके लिए बना रहा है वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, उनके लिए उपयोगी है वो, ठीक है, जिसमें उपयोगितावादी लोक कला एक है। लकड़ी पर सजावटी खुदाई करना, सुई डोरों की कढ़ाई, डालियां बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि मूल रूप से उपयोगिता लोक कलाएं हैं, ठीक है, जो लोगों के यूज करने में चीजें आती हैं और उन चीजों पर जो कारीगर होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो उनके ऊपर डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, और उस डिजाइन को वो लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उस कला को क्या कहेंगे, उपयोगितावादी लोक कला कहते हैं। इतना समझ आ गया आपको, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि उपयोगितावादी का जब भी नाम आए तो आप यही आंसर लिख के आओगे, जिसमें क्या कहना होता है, जिसमें कलाकार अपने हाथ से लकड़ी पर सजावट करते हैं, ठीक है, सुई डोरों से कढ़ाई करते हैं, डालियां बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसको लोक कला कहते हैं। अगले प्रश्न की बात आती है, वो भी देख ले। प्रश्न नंबर 3, ठीक है, कांथा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका अक्टूबर का जो मंथ है उसमें भी आया पूछा था वो, ठीक है। कांथा कला के मोटिव और डिजाइन के बारे में बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है और पार्ट 4 से ही ये लिया गया है, तो कांथा कढ़ाई का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट, तो इसको बहुत अच्छे से याद करके जाओगे, ठीक है। बंगाल में कढ़ाई और रजाई यानी लिहाफ, लिहाफ का मतलब होता है रजाइयों के ऊपर जो कवर डाले जाते हैं उसको बोलते हैं, पर अत्यंत मनमोहक कढ़ाई की लोक प्रथा है, ठीक है। कहाँ पे है, एक क्वेश्चन आएगा आपका, कांथा कढ़ाई कहाँ बनाई जाती है, तो ये बंगाल की कढ़ाई है, ठीक है। कांथा कहाँ की है, बंगाल की, और किस पे बनाई जाती है, ये जो है रजाइयों पर बनाई जाती है और इस प्रथा का नाम कांथा है, ठीक है। ये बंगाल में कढ़ाई और रजाई के जो लिहाफ होते हैं, जो कवर होते हैं, उनके ऊपर बनाई जाती है और इसको जो है कांथा के नाम से जाना जाता है। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल रट के ही जाओगे। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। कांथाओं के मोटिव और डिजाइन ग्रामीण दृश्यों, कर्मकांडीय और धार्मिक क्रियाओं, नित्य प्रयोग में आने वाली वस्तुओं, ग्रामीण त्योहार, सर्कस, अन्य मनोरंजन प्रदान करने वाली खेलकूद तथा ऐतिहासिक है, ठीक है। तो यहाँ वो क्या कहता है कि जो ये कांथा कढ़ाई है, इसके जो मोटिव यानी डिजाइन जो है वो ग्रामीण दृश्यों, गांव के जो दृश्य हैं, वहाँ का जो कर्म कांड है, ठीक है, त्योहार है, उनमें वो प्रयोग की जाती है, उनमें उनका प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण त्योहार, सर्कस, अन्य मनोरंजन प्रदान करने वाले खेलकूद तथा ऐतिहासिक है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, ये जब प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। अभी हम अगले वाला प्रश्न देखे हैं, प्रश्न नंबर हमारा 5 है। घनवाद क्या है, इस शैली को प्रारंभ करने वाले कलाकार कौन थे, ठीक है। पार्ट 1 है, सॉरी पार्ट 7 से लिया गया है और जो है 1 नंबर का ही ये क्वेश्चन आपका आएगा।
स्टूडेंट्स, ये आपका टोटल जो पेपर है ना, ये 30 नंबर का ही है, ठीक है। तो इसको बहुत कम कम मार्क्स में बांटा गया है, एक एक करके नंबर है, 2 करके नंबर है और 3 करके है, ठीक है। और ये वाला प्रश्न भी आपका किस में आया हुआ है, अक्टूबर के मंथ में आया है। सेम एज इट इज ही ये प्रश्न जो है उसने दिया है एग्जामिनर ने, तो इसको भी आप बिल्कुल रट के जाओगे, ठीक है। लोक कला जो आई थी, ठीक है, उपयोगितावाद वाली, उपयोगितावादी, और ये घनवाद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखते हैं। घनवाद चित्रकला एवं मूर्ति कला की एक शैली है, ठीक है, जो लगभग 1907 में पेरिस में आरंभ हुई। देखिए स्टूडेंट, घनवाद क्या है, ये कहता है कि एक चित्रकला है, ठीक है, चित्रकला यानी कि चित्र बनाना, ठीक है, और एक मूर्ति कला है, मूर्ति बनाना। घनवाद में क्या है, घनवाद एक चित्रकला भी है और एक मूर्ति कला भी है। चित्र मतलब आपको अगर कोई चीज ड्रॉ करने के लिए दे दी जाती है तो उसको चित्रकला कहेंगे, अगर आपको कोई मिट्टी दे दी जाती है तो उसको बनाने के लिए मूर्ति कला कहेंगे, ठीक है, या पत्थरों पे भी बनाई जाती है, पत्थरों को तराशा जाता है, कि एक शैली है जो लगभग 1907 में, सन 1907 में कहाँ शुरू हुई थी, पेरिस में, ठीक है, पेरिस में जो थी शुरू हुई थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, महत्वपूर्ण इसका एक स्थान था, ठीक है। ये लोग बहुत ज्यादा चित्र बनवाने लग गए और मूर्तियों पे जो है ऐसी शैलियां बनवाने लग गए, तो उसको ही घनवाद का नाम दिया है। इसके कलाकारों के बारे में पूछा है तो आप ये कलाकार जो है इसको याद कर लेना, पिकासो, बर्क, लेजे, ठीक है। तो 3 हमारे ये कलाकार हैं, पहला है पिकासो, दूसरा है बर्क और तीसरा है लेजे। आप कहोगे कि मैम 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना बड़ा आपने दे दिया। स्टूडेंट्स, ये बड़ा नहीं है, कई बार मान लो अगर ये 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, 1 नंबर का ही याद करके जाओगे, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा ही याद करके जाना। बड़ा याद करने से क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन भले ही छोटा आ जाए, आप उसको छोटा करके आ सकते हो, बट अगर आपने छोटा याद किया और 3 नंबर में आ गया तो इसमें बच्चे आपको कोई भी 3 नंबर नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो सिंपल बात है, घनवाद क्या है, घनवाद एक चित्रकला भी है, एक मूर्ति कला भी है, और इसका आरंभ 1907 में हुआ था और ये एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, ठीक है। पिकासो, बर्क और लेजे, इसके 3 जो है वो कलाकार माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी। स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि हमारा पेंटिंग का पेपर किस तरीके से आता है, कैसे सोल्व करना होगा, क्या नहीं, पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करा दूंगी ताकि आपका पेपर बिल्कुल अच्छा जाए और आपको बिल्कुल टेंशन ना रहे पेपर के बारे में, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको मेरी जो वीडियो है उनको लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, ठीक है। तो देखते हैं, पार्ट 7 है और ये भी आपका 1 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। प्रश्न में क्या कहा है, मैन विद वायलिन, ठीक है, वायलिन जो बजाने वाला होता है ना, जिसको वायलिन कहते हैं, मैन विद वायलिन चित्र की शैली बताते हुए चित्रकार का नाम सुनिश्चित कीजिए, ठीक है। एक आदमी है जिसके हाथ में वायलिन है, ठीक है, उसका एक चित्र बना दिया गया। आपको पता है ये म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट होता है, वायलिन जो बजाते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको नेट वगैरह से सर्च करके देख सकते हैं। मैन का मतलब आदमी, विद मतलब साथ में, वायलिन कि आदमी साथ में वायलिन है जिसके चित्र की शैली बताते हुए, ये जो चित्र है, एक चित्र आपको दे दिया जाएगा और इसकी शैली बताते हुए कि भाई ये चित्र जो है इसके चित्रकार का नाम बताओ, ये किसने बनाया है, ठीक है। तो वो कहता है इस चित्र को 1912 में चित्रित किया गया था, ठीक है, इस आदमी के चित्र को। यह चित्र घनवाद के विश्लेषणात्मक अध्ययन की मिसाल है, ठीक है। घनवाद, फिर आ गया वो प्रश्न, घनवाद का मतलब है कि उसमें कहा गया था कि चित्र बनाए जाते हैं घनवाद में और उसके ऊपर विश्लेषण किया गया था। इसके चित्रकार कौन थे, पिकासो ने आकार को नए तरीके से प्रयोग किया। अब ये पिकासो जो थे ना, ऊपर वो 3 नाम मैंने आपको याद कराए थे, पिकासो, बर्क, ये रहे पिकासो, बर्क और लेजे, ठीक है, घनवाद के जो लेखक थे। और घनवाद की ये पेंटिंग है, मैन विद वायलिन, ये घनवाद की ही पेंटिंग है और पिकासो ने इसको बनाया था, को नए तरीके से प्रयोग किया। मानव आकृति जो हाथ में वायलिन पकड़े हुए है विभिन्न ज्यामितीय आकृति में परिवर्तित किया है, ठीक है, ज्यामितीय आकृति में उसको बनाया। आपने सिंपल बात बता देनी है, मैन विद वायलिन कौन सी शैली में बनाया गया है, ये आप सिंपल बात बताओगे, घनवाद की में। क्लियर है, घनवाद शैली में इसको बनाया गया क्योंकि ये चित्र है और चित्र और जो पत्थर की मूर्तियां हैं वो घनवाद शैली के अंदर आती हैं, ठीक है। 1912 में, 1912 में क्यों, क्योंकि 1907 में ही घनवाद शैली जो थी वो आरंभ हो गई थी 1912 में, ठीक है। इसमें इसके जो चित्रकार थे पिकासो, उनका नाम है। इतना आपको समझ आ गया।
स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन अभी 1 सेकंड में याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही रैंडमली इसको सुनते गए, स्किप करते गए, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आतिथ्य अर्थातवाद शैली के 2 प्रसिद्ध कलाकारों के नाम बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, 7 ये है। आपने एक स्टूडेंट चीज़ नोटिस की है कि जो 7वां हमारा चैप्टर है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपको इतने अच्छे से रट लेने हैं ताकि जब भी उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ के ना आओ, ठीक है। अति यथार्थवाद शैली के 2 प्रसिद्ध कलाकारों के नाम मैं अभी आपको बताती हूँ, वो देख के जाए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जॉर्जियो डे चिर्की, ठीक है, ये एक आतिथ्यवाद के जो थे राइटर, वो थे चित्रकार, और एक सल्वादर दाली। ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे, टफ है, कोई इजी ट्रिक भी नहीं है इसको याद करने की, तो आप दोनों याद कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, अजंता चित्रकला की लाक्षणिकताएं क्या है? अजंता चित्रकला के बारे में बताना है। ये देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपका दोबारा आया है कब? अक्टूबर के पेपर में सेम यही प्रश्न अजंता चित्रकला के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी मैं आपको भी करा देती हूँ। महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले के निकट अजंता की गुफाएं हैं। सबसे पहले आप ये चीज याद रखना, महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले के निकट अजंता की गुफाएं हैं। इन गुफाओं का नाम पास पास के गांव अजिंत से पड़ा है, ठीक है। अजंता की जो गुफाएं हैं, जो चित्रकला थी, ठीक है, वो कैसे नाम पड़ा था, कैसे पड़ा था? वहां पे 2 गांव थे जिनका नाम था अजिंत, उन्हीं के नाम से इनका नाम पड़ा है। अजंता की कलाकृतियां 2 चरणों में पूरी हुई, ठीक है, 2 चरणों में बनी थी। प्रथम हीनयान, जिसमें भगवान बुद्ध के प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया, पहला जो भगवान बुद्ध थे उनके, और दूसरा महायान, जिसमें भगवान बुद्ध को मानवीय रूप में दर्शाया गया, ठीक है। तो सिंपल बात है, अजंता की गुफाओं के बारे में, अगर अजंता की चित्रकलाओं के बारे में कोई भी प्रश्न आपके सामने आता है तो आप लिखोगे कि इसका नाम सबसे पहले वहां का एक गांव था अजिंत, जो गांव था उसके नाम पे पड़ा, ठीक है। इसको 2 चरणों में बांटा गया है। भगवान बुद्ध का जो था, एक तो भगवान बुद्ध के प्रतीकों को दर्शाया गया है, और दूसरा महायान का, ठीक है, एक हीनयान और एक महायान, भगवान बुद्ध को मानवीय रूप में दिखाया गया है। समझ आ गया? हीनयान में भगवान बुद्ध के प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया है, और महायान में उनके भगवान के मानवीय रूप को दर्शाया है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दूसरे भाग में किसको दर्शाया है? मानवीय रूप को। अजंता भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब होता है दीवार। अजंता की दीवारों के चित्र वाकाटक काल में बने। अब ये वाकाटक काल आपको याद करना पड़ेगा। इनकी पद्धति फ्रेस्को, एक रूसी पद्धति है, ठीक है, फ्रेस्को रूसी पद्धति है जिसमें रंगों को पानी के साथ मिश्रित किया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद करोगे, पानी के साथ मिश्रित किया गया। कलाकारों ने परंपरावादी टेम्परा, सॉरी दिखाई नहीं दिया, ये आगे कर देती हूँ मैं क्वेश्चन। कलाकारों ने परंपरावादी टेम्परा पद्धति का प्रयोग किया गया। इनका विषय मूलक धार्मिक ही था। सिंपल बात है, अच्छे से याद करोगे। महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में ये जो थी, ये गुफाएं थी। अजिंत जो गांव थे उनके नाम पे अजंता की गुफाओं का नाम पड़ा। भगवान बुद्ध के बारे में बताया गया है, 2 भागों में इसको बांटा गया है। एक भाग में प्रतीकों के माध्यम में दर्शाया है, और दूसरा मानवीय रूप में दर्शाया है, ठीक है। और इसको फ्रांसीसी यानी कि फ्रांस को एक रूसी पद्धति के उसमें दर्शाया गया है। रंगों में, रंगों का कौन सा प्रयोग? पानी के साथ मिला के इनका प्रयोग किया गया है। कलाकारों ने परंपरावादी टेम्परा पद्धति का प्रयोग किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लाइन याद नहीं हो रही तो उसको भी छोड़ दो। सिंपल बात याद रखोगे कि एक चीज याद रखोगे, अजंता की गुफा और भगवान बुद्ध, ठीक है, 2 चरणों में बांटा गया था। एक में भगवान बुद्ध की प्रतीक लिए थे, और दूसरे में क्या लिया था? भगवान बुद्ध को मानवीय रूप में दर्शाया था। सिंपल सी चीज है, और ये धार्मिक है, बस। इसके अलावा आप कुछ भी मत याद करना अगर आपको याद नहीं हो रहा। अगर पूरा याद हो रहा है तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है कि आप अच्छे से याद करके जाओ। स्टूडेंट्स, हमने 8 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन इसके लिए हम सेकेंड वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करो, और कमेंट बॉक्स में बताया करो कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।